Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in today's lecture we are going to do the remaining part of the exercise of unit number 3, dreams. Open your books at page number 25 and look at the topic persuasive essay. What is persuasive essay? A persuasive essay is an essay that is meant to persuade or convince the readers about a particular idea or topic. परसुएसिव ऐसे वो ऐसे होता है जिसका मकसद रीडर्स को एक ख़ास किस्म के एक पर्टिकुलर आइडिया या टॉपिक के बारे में कायल करना होता है. परसुएड मीन्स कायल करना, कन्विंस मीन्स कायल करना. इट अटेम्प्ट्स to persuade the audience that your point of view is the most informed, logical and valid perspective on the topic. इसमें ये कोशिश की जाती है कि ऑडियंस को या रीडर्स को इस बात पर कायल किया जाए कि उस ख़ास किस्म के टॉपिक के बारे में आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू नुक्ता नज़र है वह पूरी मालूमात, लॉजिकल, मंतिक और दलाइल और दुरुस्त नुक्ता नज़र पर मबनी है. दिस जनरा इज़ आल्सो नोन एज द आर्गुमेंटेटिव एसे. इस किस्म के ऐसे को आर्गुमेंटेटिव ऐसे भी कहते हैं. इस किस्म के ऐसे में दलाइल और मंतकी अंदाज के साथ रीडर्स को अपने टॉपिक के बारे में जो भी बताया जाता है उस पर कायल किया जाता है. एंड दिस काइंड ऑफ ऐसे द राइटर अपील्स टू द इमोशन of the readers or audience and try to persuade or convince them to agree with his ideas. It has 3 parts: introduction, body and conclusion. An introduction where the writer introduces the topic and expose his thesis statement. Introduction में writer अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता है और उसके बारे में जो थीसिस स्टेटमेंट होते हैं. थीसिस स्टेटमेंट मींस द मेन आइडिया, ओपिनियन और अ थ्योरी ऑफ अ पीस ऑफ राइटिंग. उसकी जो मेन आइडिया, ओपिनियन या जो थ्योरी होती है ना उसको एक्सपोज किया जाता है, रीडर के सामने खुल के रख दी जाती है, उसके सामने पेश की जाती है. बॉडी एंड दिस पार्ट द राइटर स्टेट his facts and prove his thesis with arguments. इसमें वो हक़ाइक़ को बयान करता है और उसको दलाइल के साथ अपनी थीसिस को दलाइल के साथ साबित करने की कोशिश करता है. and disprove the arguments of his opponents. और अपने opponents के arguments दलाइल को गलत साबित करने की कोशिश करता है. conclusion. In this part the writer bring all points down to a logical ending. इस पार्ट में राइटर अपने सारे पॉइंट्स और पैट्स वगैरह जो वो आर्गुमेंट्स के साथ, लॉजिकल आर्गुमेंट्स के साथ, मंतकी दलाइल के साथ पेश करता है, उसको एक लॉजिकल एंडिंग पर ख़त्म कर देता है. इसकी एग्जांपल वी कैन सी एन एसे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया. Now we are going to move to another grammar section of the unit. Look at page number 26. Transitive verb and intransitive verb. What is transitive and intransitive verbs? Transitive verb, a verb that requires an object to complete its meaning, is called transitive verb. A transitive verb is a verb that denotes an action which passes over from the subject to an object. वो verb जिसको अपनी meaning complete करने के लिए object की ज़रूरत होती है. object या तो noun होता है या pronoun होता है. तो वो verb जिसको अपनी meaning complete करने के लिए object की ज़रूरत होती है transitive verb कहलाती है. Intransitive verb, a verb that denotes an action which does not pass over from subject to an object, or a verb that does not need an object, or a verb that does not require an object to complete its meaning. Intransitive verb object के बगैर अपनी meaning
कंप्लीट कर सकता है। ट्रांजिटिव वर्ब की एग्जांपल ये है, आई राइट अ लेटर, शी लाइक्स चॉकलेट्स, शी लाइक्स व्हाट, चॉकलेट्स। तो इस वर्ब को अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट चॉकलेट की ज़रूरत है। या आई राइट अ लेटर, आई राइट व्हाट डू आई राइट, आई राइट अ लेटर ऑब्जेक्ट इस वर्ब की मीनिंग को कंप्लीट करता है, इस सेंटेंस को कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, डू एज डायरेक्टेड, intransitive verb के example, for example, intransitive verb is a verb that does not require an object to complete its meaning. For example, she sleeps well, he talks to me, he runs fast, run, sleep, go etc. इस तरह की वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज। डू एज डायरेक्टेड, चूज़ नंबर 1, चूज़ द सेंटेंस दैट डज नॉट हैव एन इंट्रांजिटिव वर्ब। इसमें आपसे पूछा जाता है कि वो सेंटेंस चूज़ कीजिए जिसमें इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। बाकी इसमें 3 ऐसे होंगे जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब होगी, लेकिन एक सेंटेंस ऐसा होगा जिसमें इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा। आई जॉक आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इट मीन्स दैट इट इज़ एन इंट्रांजिटिव वर्ब। द चाइल्ड गॉगल्स के पीछे किसी किस्म का नाउन या प्रोनाउन नहीं है, तो ये गॉगल जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। आई वॉच्ड अ मूवी, वॉच वर्ब के बाद आप ऑब्जेक्ट देख सकते हैं अ मूवी, तो इट मीन्स दैट द वर्ब वॉच इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब। Transitive verb is a verb that can be changed into passive voice. Intransitive verb cannot be changed into passive voice. She sobs के बाद ये verb है, इसके बाद नहीं है, object नहीं है, तो it means that it is an intransitive verb. The correct option is I watched a movie. ये transitive verb है। Number 2, choose the sentence that does not have a transitive verb. वो सेंटेंस चूज़ कीजिए जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, तो इसमें उसके ऑपोजिट है। तो यहाँ पर 3 सेंटेंसेस में ट्रांजिटिव वर्ब होगा, एक सेंटेंस होगा जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। ही प्रेजेंटेड अ बोके मीन्स अ बंच ऑफ फ्लावर, गुलदस्ता। ही वेव्ड हिज आर्म, दोनों प्रेजेंटेड और वेव दोनों ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट इसके आगे इसके बाद लगाए गए हैं। शी अंडरस्टूड माई क्वेश्चन, इसमें भी ऑब्जेक्ट है, तो ये वर्ब अंडरस्टूड ट्रांजिटिव वर्ब है। शी लव्ड हार्टिली, लव्ड एंड ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके आगे किसी किस्म का नाउन या प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं किया गया है। इट मीन्स दैट द वर्ब लव इज़ एंड ट्रांजिटिव वर्ब। द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। 3, choose the sentence that does not have a transitive verb. We showed her the flower vase. The grocer is selling vegetables. The birds are flying. The coach advised me to practice daily. तो इसमें C नंबर, द करेक्ट ऑप्शन इज C. The birds are flying. Flying वर्ब यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब है, बाकी तीनों ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया गया है मीनिंग कंप्लीट करने। नंबर 4, choose the sentence that does not have an intransitive verb. The customer is, option A, the customer is buying this afternoon. इसमें एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें intransitive verb नहीं है, तो the customer is buying this afternoon. Buying here is intransitive. The customer is buying pancake. The correct option is B. The customer is buying pancake. C, they were crying all day long. D, she helped me. तो इसमें बी और सी दोनों करेक्ट ऑप्शंस हैं। 5, चूज़ द सेंटेंस दैट डज नॉट हैव अ ट्रांजिटिव वर्ब। इसमें भी एक ऐसे सेंटेंस को चूज़ कीजिए जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, बाकी तीनों ट्रांजिटिव होंगे, लेकिन एक सेंटेंस है जो इंट्रांजिटिव है, उसको आप मालूम करें। शी कट द केक, दे क्लाइम्ब द हिल, अरमान टेलीफोन तारिफ। इन तीनों सेंटेंसेस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तीनों
ट्रांजिटिव वर्ब है। डी, आसमा शाउटेड इन द क्लास, आसमा शाउटेड इन ट्रांजिटिव वर्ब है। द करेक्ट ऑप्शन इज डी। 6, चूज द सेंटेंस दैट डज नॉट हैव एन अनट्रांजिटिव वर्ब। इसमें इनट्रांजिटिव वर्ब ऐसा सेंटेंस मालूम कीजिए जिसमें इनट्रांजिटिव वर्ब यूज़ नहीं किया गया है। ए, द स्टूडेंट इज़ आंसरिंग क्वेश्चन, यहाँ पर आंसर के बाद क्वेश्चन ऑब्जेक्ट लगाया गया है, तो इट मीन्स दैट दिस इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब। बी, अकबर इज़ जॉगिंग एट दिस मोमेंट, जॉगिंग इज़ इनट्रांजिटिव वर्ब। शी स्लीप्स टू मच, स्लीप इज़ इनट्रांजिटिव वर्ब। ही कंप्लेन्स फ्रीक्वेंटली, कंप्लेन इज़ इनट्रांजिटिव वर्ब। द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। B, there is a question, pick out 5 transitive and 5 intransitive verbs from the story The Champions. You have to do it yourselves. Present participle or past participle. Present participle is ing, verb plus ing is called, ing form of the verb is called, ing form of the verb is called present participle. For example, singing, writing, waiting, shouting, etc. etc. Present participle is used in progressive tense. For example, she is singing a song. Present participle is used as an adjective. Present participle can be used as a gerund. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को प्रोग्रेसिव टेंस या कंटिन्यूस टेंस में भी यूज़ किया जाता है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रेजेंट पार्टिसिपल को एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल को जेरेंड के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। While third form of the verb is called past participle. Past participle को हम परफेक्ट टेंसेस में भी यूज़ करते हैं, हम इसको एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज़ करते हैं और इसको हम पैसिव वॉइस में भी यूज़ करते हैं। Now there is a question, write the verbs and parentheses in the correct form. Present participle और past participle। यहाँ पर वर्ब दिया गया है, उसको या तो ing फॉर्म में चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स, या पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करना है। प्रिपेयर बाय द बेस्ट कुक इन टाउन, द मील वॉज शेयर पोइट्री। यहाँ पर हम प्रिपेयर को थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, प्रिपेयर ई के बाद डी लगाकर, प्रिपेयर्ड बाय द बेस्ट कुक इन टाउन। आफ्टर डैश नंबर 2, आफ्टर डैश ऑल डे हर हेड वॉज एकिंग इन द इवनिंग। आफ्टर स्टडिंग, स्टडी के साथ ing लगाकर हम इसको स्टडिंग, आफ्टर स्टडिंग ऑल डे हर हेड वॉज एकिंग इन द इवनिंग। 3, डैश लाई ऑन द सोफा दे वर वॉचिंग टीवी। लाई LIE को हम LYING में चेंज करके लाइंग ऑन द सोफा दे वर वॉचिंग टीवी। 4, एवरीबडी वॉज डैश टू हियर द न्यूज़, इसको हम थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, everybody was shocked to hear the news। 5, before dash the house I always check if all lights are switched up before leaving, LEAVING, before leaving the house I always check if all lights are switched off। There is another question, question number B, combine the following pairs of sentences by using participle, present or past. The first one has been done for you. We met a boy, he was carrying a heavy bag. We met a boy carrying a heavy bag. He was को omit कर दिया गया है, हज़फ कर दिया गया है, हटा दिया गया है। Number 2, the house was decorated with lights. It looked beautiful. The house, हम इसको इस तरह करेंगे, look at sentences carefully। The house was decorated with lights, the house was को हम omit कर देंगे, हटा देंगे। The house decorated with lights looked beautiful, it को भी हम ख़त्म कर देंगे। The house decorated with lights looked beautiful। Number 3, the robbers saw the policeman, they ran away। Listen attentively and look at the sentence carefully। The robber saw the policeman, they ran away। सा को हम फर्स्ट फॉर्म में चेंज करके इसको हम
सी और उसके साथ ing लगा देंगे. Seeing the policeman, the robbers ran away. हम दे को ख़त्म कर देंगे. Seeing the policeman, the robbers ran away. I found the door open. I went inside. Found को हम फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे find और ing लगा देंगे. Finding the door open. I went inside. I को हम omit कर देंगे. Finding the door open. I went inside. 5. The policeman saw the body. The police saw the body. It was floating down the river. The police saw the body. It was floating down the river. इसमें हम फुल स्टॉप के बाद it was फुल स्टॉप और it was ख़त्म कर देंगे. The police saw the body floating down the river. इसको अच्छी तरह से आपने प्रैक्टिस करना है. Now we will discuss the clause. What is clause? A clause is a group of words. A clause is a group of words that form part of a sentence, contains a subject and a predicate. Or a group of words that contains both a subject and predicate. Clause वो अल्फाज का वो a group of words होता है जो एक दूसरे से मेन क्लेस का हिस्सा बनता है और उसमें उसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है. There are 3 types of clauses: main or independent clause, subordinate or dependent clause, relative or adjective and noun clause. Relative clause. Main clause or independent clause is that which does not need any other clause to complete its meaning. ये अपनी मीनिंग खुद कन्वे कर सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, I am learning this poem. I am learning this poem. Or she teaches English. They are running fast. Lazy students always complain. Such kind of sentences are called main clause or independent clause. ये इंडिपेंडेंट होते हैं. ये किसी और क्लॉज के बगैर अपनी मीनिंग कंप्लीट कर सकता है, कंप्लीट मीनिंग देता है. ये अपने आप में कंप्लीट होता है. इसका स्ट्रक्चर ये होता है: सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब इज इक्वल टू कंप्लीट थॉट. ये खुद कंप्लीट थॉट देता है. इसकी मीनिंग खुद में कंप्लीट होती है. Then next we have subordinate clauses. Subordinate clauses. A subordinate clause is a clause that is dependent on the main clause. Without main clause it cannot convey a complete thought. Subordinate clauses are joined with the main clauses by subordinate conjunction, which are such as after, before, because, though, although, since, whereas, whenever, etc., etc. For example, whenever lazy student complains, we do not understand its complete meaning until we put a main clause before or after it. Whenever lazy student complain, because my cat loves milk. हमें यहाँ पर पता नहीं चलता कि जो स्पीकर है वो क्या कहना चाहता है. बिकॉज माई कैट लव्स मिल्क, वो क्या कन्वे करना चाहता है इससे कि उसकी बिल्ली मिल्क पसंद करती है, उसको मिल्क पसंद है. तो इस तरह की सेंटेंसेस को कंप्लीट थॉट देने के लिए या कंप्लीट मीनिंग देने के लिए मेन क्लास की ज़रूरत. जिस तरह के एग्ज़ाम्पल में हम देख सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एट पेज नंबर 29 पर हम एग्ज़ाम्पल में देख सकते हैं. Whenever lazy student complain, Mrs. Ramesh threw chalks eraser at their head. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Mrs. Ramesh threw chalks eraser at their heads. ये
इस डिपेंडेंट क्लास को, ये जो सबॉर्डिनेट क्लास है, इसको कंप्लीट करता है। तो व्हेनेवर लेज़ी स्टूडेंट कंप्लेन्स, ये जो बोर्ड लेटर में लिखा गया है, इसको मेन क्लास मिसिस रमीज़ थ्रू चॉक्स इरेजर एट देयर हेड्स, इसकी ज़रूरत है अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। आमिर रेन फॉर द पेपर टॉवल एज वाटर स्पेल्ड ओवर द ग्लास एंड स्प्लैश ऑनटू द काउंटर। तो बोर्ड लेटर में जो है एज के बाद सारी का सारा सेंटेंस क्लास वो डिपेंडेंट क्लास है। इट डिपेंड्स ऑन द मेन क्लास। आमिर रेन फॉर द पेपर टॉवल्स, तो ये मेन क्लास पे डिपेंड करता है। विदाउट मेन क्लास द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर अबाउट सबॉर्डिनेट क्लॉजेस इज दैट दे कैन नेवर स्टैंड अलोन एज कंप्लीट सेंटेंस, कि वो अकेले में एक कंप्लीट सेंटेंस के तौर पर काम नहीं कर सकता। इसको कंप्लीट होने के लिए मेन क्लास की ज़रूरत होती है। नाउ वी विल कम टू अनदर टॉपिक, रिलेटिव क्लॉजेस। तो सबॉर्डिनेट क्लासेस में इस तरह होता है कि सबॉर्डिनेट क्लास जो होता है वो डिपेंड करता है मेन क्लास पे, उसके बगैर वो अपनी मीनिंग कंप्लीट नहीं कर सकता, सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर सकता। Relative clauses are used to give additional information about a noun. A relative clause will begin with a relative pronoun. ये relative pronoun से शुरू होता है। Relative pronoun such as who, whom, whose, which or that are a relative adverb when, where or why. Who, whom, whose, which or that are relative pronouns, while when, where or why are relative adverbs. तो relative clause इन में से किसी एक relative pronoun या relative adverb से शुरू होता है। इसका स्ट्रक्चर relative pronoun और adverb plus subject plus verb is equal to incomplete thought। relative pronoun फिर subject फिर verb, और इसका जो वो होता है मीनिंग इनकम्प्लीट होती है, या इसका जो थॉट वो इनकम्प्लीट होता है विदाउट मेन क्लास। ये भी सबॉर्डिनेट क्लास की तरह अपनी मीनिंग अकेले में मुकम्मल सेंटेंस मुकम्मल नहीं कर सकता, इसके लिए मेन क्लास की ज़रूरत होती है सबॉर्डिनेट की तरह। या रिलेटिव प्रोनाउन एज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब इज इक्वल टू इनकम्प्लीट थॉट। अगर हम रिलेटिव क्लास को सेंटेंस के बिगनिंग में लगाते हैं तो इसके आगे फिर आपने कामा लगा देना होगा। अगर आप इसको मेन क्लास के बाद लगाते हैं तो फिर कामा की ज़रूरत नहीं होगी। जिस तरह कि इस एग्ज़ाम्पल में आप देख सकते हैं, रिलेटिव क्लास whom मिसिस रमीज़ हेड एंड द हेड विद चॉक इरेजर। आप देख सकते हैं ये अपनी मीनिंग कंप्लीट नहीं कर सकता जब तक हम इसके साथ मेन क्लास ना लगाएं। दैट हेड स्पेल्ड ओवर द ग्लास एंड स्प्लैश ऑनटू द काउंटर। आप देख सकते हैं कि मीनिंग इसकी कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पर अब बताया जाता है लाइक सबॉर्डिनेट क्लॉजेस रिलेटिव क्लॉजेस कैन नॉट स्टैंड अलोन एज कंप्लीट सेंटेंस। ये मेन क्लास के बगैर कंप्लीट सेंटेंस के तौर पर काम नहीं कर सकता। यू मस्ट कनेक्ट देम टू मेन क्लॉजेस टू फिनिश द थॉट। इसके थॉट को कंप्लीट करने के लिए आपने इसको मेन क्लास के साथ कनेक्ट करना होगा। एज इन द एग्जाम्पल्स, द लेजी स्टूडेंट्स whom Mrs. Ramiz hit in the head with a chalk eraser soon learn to keep their complaints to themselves. The lazy students soon learn to keep their complaints to themselves. ये जो बोर्ड लेटर में है ये रिलेटिव क्लास है, ये इस मेन क्लास के बगैर अपनी मीनिंग कंप्लीट नहीं कर सकता। My cat Mano, who loves milk, brings it under the kitchen table where she enjoys it with great enthusiasm. यहाँ पर आप देख सकते हैं My cat Mano who loves milk, तो ये कामा लगा दिया गया है यहाँ पर पहले भी और बाद में भी। Where she enjoys, यहाँ पर टेबल के बाद मेन क्लास के बाद फिर यहाँ पर दोबारा लगा दिया गया Where she enjoys it with great enthusiasm। तो जब आप रिलेटिव क्लास को पहले लगाते हैं मेन क्लास से तो फिर आपने कामा लगाना होगा। अगर आपने मेन क्लास को पहले लगाना है और रिलेटिव को बाद में तो फिर आपने कामा नहीं लगा देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिलेटिव क्लास भी सबॉर्डिनेट की तरह मेन क्लास के बगैर
कंप्लीट सेंटेंस के तौर पर काम नहीं कर सकता. इट कैन नॉट बी यूज एज अ कंप्लीट सेंटेंस विदाउट द हेल्प ऑफ अ मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज. रिलेटिव क्लॉज की दो किस्म होती है, एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज, नॉन एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज. एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज इज एड्स एसेंशियल इंफॉर्मेशन टू अ सेंटेंस. ये सेंटेंस में जो लाजमी मालूमात होते हैं वो उसके साथ ऐड करता है. उस एसेंशियल इंफॉर्मेशन के बग़ैर वो सेंटेंस इनकम्प्लीट रहती है. नॉन एसेंशियल में इस तरह होता है कि उसमें रिलेटिव क्लॉज को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. अगर आप उसको उसमें से हटा देते हो तो फिर उसकी मीनिंग में तब्दीली नहीं आती, वो मीनिंग सेम रहती है. लेकिन एसेंशियल में उसको आपने लाजमी तौर पर लगाना होता है रिलेटिव क्लॉज को, क्योंकि उसके बगैर वो सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हियर वी हैव अ सेंटेंस, द बॉय हु फाउंड माई वॉलेट हैंडेड इट टू द रिसेप्शन. ये एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज के एग्ज़ाम्पल है. द बॉय हु फाउंड माई वॉलेट हैंडेड इट टू द रिसेप्शन. द बॉय हैंडेड इट टू द रिसेप्शन. व्हाट डिड ही हैंड इट, व्हाट डिड ही हैंड टू द रिसेप्शन. ये इनकम्प्लीट है, तो इसके साथ हमने जो एसेंशियल इंफॉर्मेशन है, हु फाउंड माई वॉलेट, ये ज़रूर लगा देना है. अनदर एग्जाम्पल, आई एम लुकिंग फॉर द प्लेस वेयर आई लेफ्ट माई बुक्स. आई एम लुकिंग फॉर द प्लेस, तो इसके साथ हमने जो एसेंशियल इंफॉर्मेशन है वो ऐड करनी है. आई एम लुकिंग फॉर द प्लेस, विच प्लेस, वेयर आई लेफ्ट माई बुक, जहाँ पर मैंने अपना किताब छोड़ा. तो इस तरह होता है. इसमें भी इस तरह होता है कि एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज में आपने कॉमा वगैरह नहीं लगाना होगा. नॉन एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज में ये होता है कि आपने इसको दैट को एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ नहीं कर सकते, और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलेटिव नॉन एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज देगा तो उसमें आपने कॉमा ज़रूर लगा देना होगा. इट सेपरेट द मेन आइडिया फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. तो इसकी एग्ज़ाम्पल, नॉन एसेंशियल की एग्ज़ाम्पल ये है, वी कैन नॉट, आमिर हु वी मेट यस्टरडे लिव्स इन दिस नेबरहुड. आमिर lives in this neighborhood. Who we met yesterday. आमिर के बाद comma, who we met yesterday comma lives in this neighborhood. तो नॉन एसेंशियल में आपने इस रिलेटिव क्लॉज को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए ऐड किया हुआ है. अगर आप इसको निकाल दें तो सेंटेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. नेक्स्ट एग्जांपल, माई कार विच आई बॉट 7 years ago नीड रिप्लेसिंग. माई कार कॉमा विच आई बॉट 7 years ago, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, अपनी कार के बारे में बताया जाता है. नीड्स रिप्लेसिंग, माई कार नीड्स रिप्लेसिंग, तो ये इसके साथ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड की गई है. विच आई बॉट 7 years ago. Now we have the last question. Read the sentence and decide if the bold words from a form डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और रिलेटिव क्लास. अब तीनों आप समझ गए हैं. डिपेंडेंट क्लास क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है, रिलेटिव क्लास क्या होता है. डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लास. ताहिर डिड हिज होमवर्क बिफोर ही वेंट टू बेड. ताहिर, ये जो बोर्ड लेटर में लिखा गया है, ताहिर डिड हिज होमवर्क, ये इंडिपेंडेंट क्लास है, मेन क्लास है. नंबर 2, इज़न्ट दैट the woman who lives across the road from you. बोर्ड लेटर में the woman who lives, who आप देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन है. इसका मतलब ये है कि the woman who lives, आप देख सकते हैं ना, who lives talks about the woman, तो ये रिलेटिव क्लॉज है. 3, because the test was so difficult none of the student got a very good grade. None of the student got a very good grade, आप देख सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज है. because the test was so difficult, ये डिपेंडेंट क्लॉज है. she is very fit because she goes running every day. because she goes running every day is a dependent clause. The police said the accident that happened last night was unavoidable. that यहाँ पर relative
प्रोनाउन यूज़ किया गया है, तो ये रिलेटिव क्लॉज है. आई डोंट लाइक मंडेज एंड डिपेंडेंट क्लॉज. हैव यू सीन दोज पीपल हु वी मेट. दो people who we met. Relative clause. Can you tell me why you said that? Can you tell me? And dependent clause. You shouldn't believe everything that you read in the newspaper. Everything that you read is a relative clause. If you help me, I will help you. If you help me, F is a subordinate conjunction. If you help me, subordinate clause. This is all about this exercise. I hope you understand. Try to practice it at home in your books. See you next time, inshallah. Allah Hafiz.